बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर का नाम है हमारे प्राणियों में पोषण। हम आपको बता दें कि इससे पहले वाले जो चैप्टर हम पढ़े थे उसमें हमने पौधे के पोषण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण या जंतु के पोषण के बारे में। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादपों में जो अपना अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना लेते हैं। आपको पता है बच्चों कि जो पौधे अपना भोजन क्या था, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही, फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वयं अपना क्या था, भोजन बना लेते हैं। परंतु जो प्राणी है, जंतु है, ऐसा नहीं कर सकते। वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम में भोजन नहीं बना सकते। जो जंतु प्राणी होते हैं, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, आपको बता दें, प्राणी अपना भोजन, चाहे जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे को भक्षण करते हैं। कुछ प्राणी जो होते, जंतु होते, जो पौधों को ही सीधे खाते हैं, भक्षण करते हैं। जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। आपको बता दें कि जबकि कोई अन्य जंतु होते हैं, जो कई अन्य प्राणी चाहे जंतु होते हैं, जो उन जंतुओं की क्या है, अपने आहार बनाते हैं, जो पौधों को खाते हैं। कुछ जंतु जो पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, आपको बता दें, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए वृद्धि करने और शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि धरती पे जितने भी जीव जंतु है, उनको अपने शरीर के विकास के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए क्या खाद्य पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर में इनके उपयोग की विधि को सम्मिलित किया गया। बता दें, प्राणियों को जो पोषण है में पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इनके उपयोग की विधि को सम्मिलित किया गया है। आपको बता दें, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि खाद्य के अनेक संघटक है और संक्रमण स्मरण करने में उनका नाम लिखिए। आपको बता दें कि खाद्य के अनेक संगठन है, आपको स्मरण करके जो एक ग्राफ दिया गया, उस ग्राफ में क्या लिखना है, ठीक है। आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। आपको बता दें, जो कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता। आपको पता है कि अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। और ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कार्बोहाइड्रेट को उस डायरेक्ट नहीं ले सकते, उन्हें सरल पदार्थों में बदलना क्या आवश्यक होता है। जैसे आपको पता, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया, जैसे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है, ठीक है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में बहुत से जीव होते हैं जो डायरेक्ट नहीं ले सकते। उन जंतुओं के लिए पहले उसको जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए तोड़ा जाता है। उसके बाद वो अपने खाद्य के रूप में लेते हैं, ठीक है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। आपको बता दें कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में टूटना या परिवर्तित होना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को पाचन या डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ। आपको बता दें, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनकी भी भिन्न विधियाँ होती है, ठीक है। आपको बता दें, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न होती है। आपको बता दें, जितने भी जीवधारी हैं उन सभी लोग, जितने भी धरती पे जो जितने भी जीव जंतु, उनके भोजन ग्रहण की क्या भिन्न विधियाँ होती है। भिन्न जीवों की भिन्न विधियाँ होती है। आपको बता दें, जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी को हमिंग बर्ड कहते हैं। मरमर पक्षी जो होता है, मरमर पक्षी, वो हमिंग बर्ड होता है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी पौधों का जो मकरंद होता है उसको चूसते हैं। क्या कहते हैं, पौधों का जो मकरंद होता है उसको चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु
शिशु जो जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीता है। आपको बता दें मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में जो शिशु होते हैं, बच्चे छोटे-छोटे बालक जो होते हैं, वो क्या माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी, आपको पता है जो अजगर है सर्प वंश का प्राणी है, अपने शिकार को समूचे ही निगल जाता है। आपको पता है कि अजगर सर्प वंश का सर्प जाति का प्राणी है। वो जो उसका शिकार होता है उसको डायरेक्ट ही निगल जाता है, उसको चबाता हुआ नहीं डायरेक्ट निकल जाता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास आपको पता है कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका उनका भक्षण करते हैं। आपको बता दें जो जलीय प्राणी होते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं, जैसे मछली कुछ और भी जो जंतु होते हैं, जो आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। खाद्य कणों को छान कर क्या करते हैं, भक्षण खाते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि यह क्रियाकलाप दिया गया है। आपको बता दें सारी 2.2 में देखिए, इसमें जंतु के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है उसके बारे में देखिए। घोंघा का जो भोजन आहार का प्रकार है, उसको आहार की विधि के बारे में, चींटी के बारे में लिख रहा है, चींटी के बारे में लिखना है। घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जू, मगरमच्छ, तितली और मक्खी। ठीक है, इनका क्या भोजन और किस विधि से करते हैं, ठीक है, उनके लिखना है। अपने स्टार फिश के बच्चों, आपने स्टार फिश के बारे में सुना होगा, तारा मछली के बारे में आपने सुना होगा। आपको तारा मछली देखिए फिगर में तारा मछली दिखाई तारे की तरह होता है। आपको बता दें कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु को आहार करती है। आपको बता दें कैल्शियम कार्बोनेट वाले जितने भी जंतु कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, जिनका उनका ऊपरी शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उनका वो आहार के रूप में भोजन के रूप में लेती है। आपको बता दें जो कवच खोलने के बाद वो अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकलता है। आपको बता दें जो एक स्टार फिश होती है क्या करता है, अपने जो कवच अपना खोल देती है, और अपना आमाशय को बाहर निकाल लेती है। ठीक है, आमाशय को बाहर निकाल लेती है और तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। जो जंतु है उसको खा लेती है और आमाशय क्या होता है, आमाशय को अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, और आहार धीरे धीरे पचता रहता है। अब स्टार फिश का देख लेना भोजन स्टार फिश कैसे करता है, वो अपना आमाशय को ही बाहर निकालता है, अपने शरीर से आमाशय को बाहर निकाल देता है और जो जंतु के जिस जंतु को खाता है उस जंतु के जो कोमल कोमल पार्ट होते हैं उनको खाता है और वो आमाशय को फिर क्या करता है, वो वापस शरीर में ही डाल देता है स्टार फिश। ठीक है, एक प्रेक्षण सारणी में आपको बता दें 2.1 में लिखिए कि देखिए आपने देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों के वितरण लिखने में सहायक है। पता है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते। अब तो हमने थोड़ा सा जीव जंतु के बारे में थोड़ा सा पाचन, अब हम मानव पाचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव पाचन में होता है क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मानव पाचन क्या है, कैसे होता है, हमारे जितने भी हम भोजन करते हैं उनका पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है उसके बारे में हम बच्चों देखेंगे। ठीक है, आप लोग जो भोजन करते हैं वो कैसे हमारे शरीर में पचता है, कैसे मुंह के माध्यम से कहाँ तक जाता है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में मानव पाचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे हम भोजन को खाते हैं तो अपने मुंह के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को ले जाते हैं। ठीक है, उसको हम चबाते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण करते हैं, इससे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। उसका भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर इसको पचाते हैं, फिर इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। आपको बताएं जो आहार का जो भोजन हम लेते हैं, जो बिना पचा भाग यहाँ मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है बच्चों, कि आपको बता दें क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। अब बता दें जो शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। आपको बता दें बच्चों जो भोजन हमारा क्या है मुख आपको बता दें सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होता है और गुद्दा तक जाती है। आपको बता दें यहाँ से हम अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ से भोजन को लेते जाते हैं, फिर यहाँ से क्या तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, गुद्दा से मुख गुहिका से मतलब प्रारंभ को स्टार्ट करते हैं, मुख गुहिका से, यहाँ से मुख गुहिका से स्टार्ट करते हैं और उसको गुद्दा से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
आपको बता दें जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ और गुदा होकर गुदा तक आ जाती है, ठीक है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। आपको बता दें जो हमको फिगर में दिखाए हैं, यहाँ मुख्य गुहिका से स्टार्ट गुदा तक चलता है, इसको भी कई पार्ट में भाग बांट सकते हैं। पहला क्या है, मुख्य गुहिका, ठीक है। मुख्य गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ग्रास नली या ग्रासिका, आमाशय, इस क्षुद्रांत को छोटी आंत भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये फिर पचवा है, 5 भागों में आहार नाल को हम 5 भागों में बांटे। जैसे ये क्या है, बड़ी आंत, ठीक है, ठीक है, बड़ी आंत में अब बृहदांत्र कहते हैं, जिसको बड़ी आंत कहते हैं। मलाशय से जुड़ी होती है, बताते हैं मलाशय से जुड़ी। और छठवा जो पॉइंट होता है वो क्या, मलद्वार या गुदा होता है, ठीक है। यहाँ क्या, यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। आपको बता दें कि यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, यह सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। आपको बता दें ये सभी पार्ट जैसे मुख्य गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार मिलकर क्या करते हैं, एक आहार नली का निर्माण करते हैं। आहार नल का या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन, आपको बता दें कि जैसे जैसे भोजन इन भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आपको बता दें कि उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रह जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, आपको बता दें आमाशय की आंतरिक भित्ति, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथि, लीवर, पैंक्रियाज पाचक रस स्रावित करती है। आपको बता दें आमाशय की आंतरिक भित्ति द्वारा और क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा आहार नाल में से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि, लीवर, अगर पैंक्रियाज पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में क्या बदल देते हैं। पाचक रस जो आता है निकलता है, जो हमारी आमाशय की दीवार से जो निकलता है पाचक रस, लीवर से, अगर पैंक्रियाज से, तो कहते हैं जटिल पदार्थ जो होते हैं ना बच्चों, उनको सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। बता दें आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए बच्चों हम भोजन को मुख्य गुहिका से लेते हैं, ठीक है। मुख्य गुहिका से ये ग्रासिका में आता है। ग्रासिका से क्या होता है, ग्रासिका से फिर स्टमच आमाशय में आता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में आता है, उसके बाद यह ठीक है। मुख्य गुहिका से ग्रासिका से स्टमच में, स्टमच से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा में आ जाता है, ठीक है। उसके गुदा से बाहर हो जाता है, ठीक है। आइए अब हम जानेंगे बच्चों कि आहार नाल के विभिन्न भागों को भोजन का क्या क्या होता है। आपको बता दें कि जो हमारा भोजन है, हम जब मुख्य का अंतर्ग्रहण करते हैं तो वो अंतर्ग्रहण, जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तो मुख्य गुहिका से मुख्य ग्रास नली, ग्रास आमाशय और छोटी आंत तथा बड़ी आंत में और मार्ग होते हुए क्या मल द्वार तक गुदा तक जाता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़े। पहले हम स्टार्ट करेंगे मुख्य, जो हमारा माउथ है, और मुख्य गुहिका उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य गुहिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुंह द्वारा होता है। आपको बता दें जो हम भोजन करना ही स्टार्ट करना था तो मुख्य द्वारा करते हैं, ठीक है। भोजन का जो अंतर्ग्रहण वो मुख्य गुहिका द्वारा होता है, ठीक है, मुख्य द्वारा होता है। और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण करता है। आपको बता दें आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख्य द्वारा होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है। अंतर्ग्रहण बच्चों आपको समझ में आएगा किसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख्य द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया भी कहते हैं अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब बूझो सोचता है, मतलब बूझो सोचता है 2.2 में वो बताते हैं कि बूझो चित्र दिखाई गई है कि अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांताकार सोचता है कि अधिक कुंडलित जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत को देख आश्चर्यचकित हो जाता है बूझो कि वो इसकी लंबाई जानना चाहता है। आपको बता दें कि वो इसका लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं बूझो
लगा सकते हैं कि बच्चों की पृष्ठ संख्या, आपको बता दें जो पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई थी। आपको बता दें जो हम आपको पिछले फिगर में दिखाए थे कि इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबाई, इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर में छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई है। आपने बच्चों देखा, अभी हमको फिगर जो दिखाएं छोटी आंत का, कि उसमें जो छोटी आंत है कुंडलित नुमा संरचना है। और वो जो सोचता है कि हमारे शरीर में इतनी बड़ी संरचना, इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर में कैसे, किस प्रकार समाई हुई है। ठीक है, अब हमको बता दें, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। आपको बता दें कि जो हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा, आपको बता यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। आपको बता दें कि जो हम दांतों की सहायता से जो भोजन तो अंतर ग्रहण कर लिए, अंतर ग्रहण करते हैं, और वो जो हमारा भोजन मुंह के अंदर जाता है तो उसको अंतर ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब हम जो भोजन तो हमारे अंदर गया उसको हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं और यांत्रिक विधि से उसे छोटे बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। और प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। आपको बता दें जो हमारा प्रत्येक दांत है वो क्या अलग अलग गर्तिका में क्या धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है। आपको बता दें हमारे सारे दांत एक बराबर नहीं होते और एक जैसे भी नहीं होते। ठीक है, हमारे कोई दांत चौड़े मोटे होते, कोई दांत लंबे नुकीले होते, थोड़े कोई दांत पतले पतले होते। ठीक है, भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं। ठीक है, हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। जो हमारे दांत होते हैं ना उनके आकार अलग अलग होते हैं और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। आपको बता दें उन्हें कार्य के अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब हम पहले थोड़ा आगे पढ़ने से पहले क्रियाकलाप को अगर देखते हैं कि अपने हाथ धोइए, दर्पण देखते हुए, देखिए अपने हाथ धोइए और दर्पण देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अब देखिए, अब जैसे मुंह धोते हैं सुबह सुबह तो आप अपने शीशे में जाकर देखिए, अपने हाथ को धोइए और अपने शीशे में देखिए कि आपके दांतों की, और जाकर शीशे में देखना मुंह खोलकर कि अपने के कितने दांत है बच्चों। ठीक है, अपने दांत जैसे अपनी तर्जनी से दांतों को छू कर महसूस कीजिए और अपनी उंगली से अपने दांतों को छू कर महसूस कीजिए आपके मुंह में कितने प्रकार के दांत है। ठीक है, अब उसको टच करना और पता करना है कि हमारे आपके मुंह में बच्चों कितने प्रकार के दांत है। एक सेब और तथा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आपको बता दें कि एक सेब तथा एक रोटी का टुकड़ा ले और उसे काटे। अब बता दें आप उसे काटने के लिए आप उसे काटने एवं दंश के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। आपको बता दें उसको काटने और उसको धंसाने के लिए किस दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। आपको बता दें बच्चों, जो आप देखिएगा कि जैसे आप सेब खाते हैं उसको काटते हैं और अब उसमें सब देखिए कौन सा दांत आपको उसको चीरने और फाड़ने का काम करता है। ठीक है, काम करता है। उन दांतों को पहचानना है और चबाने और पीसने के काम आने वाले दांतों के बारे में भी पहचानना है। ठीक है, आपके कितने भी, आप सेब लीजिए चाहे रोटी लीजिए, उसको काटिए और उसको देखिए कौन से दांत आपको उसको काटने के काम करना है, उसको फाड़ने के काम करना है, कौन सा दांत उसको चबाने और पीसने का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, ये हमारे तीनों क्या होते हैं, कृंतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृंतक कहलाते हैं, जो ये काटने के काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो हमारे आगे के 4 दांत होते हैं वो काटने के काम करते हैं, कृंतक कहलाते हैं। ये हमारे किनारे पर 2 नुकीले दांत होते हैं बच्चों, इनको हम रदनक कहते हैं। रदनक जो चिरने और फाड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी मांसाहारी जंतु होंगे ना बच्चों, उनका दांत थोड़ा ये किनारे का लंबा लंबा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा किनारे पर लंबा होता है, क्योंकि ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। जो ये हमारा दांत है ये अग्रचर्वणक बच्चों, ये क्या करता है, ये भी दांत थोड़ा सा चबाने के काम करते हैं। ठीक है, चबाने के काम करते हैं। जो ये हमारे दांत होते हैं अग्रचर्वणक क्या होता है, ये चबाने के काम करते हैं। और ये जो हमारे पीछे के 3 दांत होते हैं ये पीसने का काम करते हैं। जो भी हम भोजन लेते हैं ना वो पीसने का काम करते हैं। आपको बताते हैं हमारे माउथ में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, कृंतक, रंधक, अग्रचर्वक, चर्वणक। आपको कृंतक का काम तो किसी पदार्थ को काटना होता है। रंधक का काम क्या होता है, वो किसी को फाड़ने के, कोई किसी भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। अग्रचर्वक उसको चबाने
और पीछे चारों ओर क्या होता है, पीसने का काम करता है। ठीक है, आपको हमने दांत के टाइप बता दिए, कितने प्रकार के दांत होते हैं, हर दांत कितने प्रकार के दांत है उनके नाम बता दिए, और उन दांतों की क्या पहचान है और किस काम के लिए जाने जाते हैं उनके बारे में आपको बता दिए। ठीक है, आपको बता दें कि हमारे मुख में लाल ग्रंथियां होती है। आपको बता दें बच्चों कि हमारे मुख में क्या होता है, लाल ग्रंथियां होती है जो लाल रस का स्राव करती है। जो हमारे मुख में लाल ग्रंथियां होती है जो लाल रस का क्या होता है, स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का जो हमारा लाल रस होता है, लाल रस भोजन पे क्या प्रकार, जो हमारा लाल रस होता है वो भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, आपको बता दें बच्चों कि आपके दांत के प्रकार है और इनको निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, दांतों की संख्या पर लिखना है और योग बताना। ठीक है, कृंतक का जो दांत है, ये दंश दांत होते हैं, उनके क्या है, चीरने फाड़ने वाला दांत के कितना दांत है, नीचे है ऊपर कितने है। ठीक है, चबाने वाले पीसने वाला दांत ऊपर है नीचे कितने, उनके बारे में लिखना है और उनको जोड़कर यहाँ पे योग कर लिखना है। ठीक है, आपको बता दें कि बच्चों आपने कभी किसी को दूधे के दांत के बारे में पढ़ते हुए देखा होगा या चाहे सुना होगा। ठीक है, दूधे के दांत के बारे में, दूधे के दांत के बारे में आपने सुना होगा। दूधा का दांत क्या होता है उसके बारे में आपको बता दें। क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? जैसे बच्चे आप जब छोटे होंगे तो आपके दांत क्या होते हैं, टूट गए होंगे या गिर गए होंगे। ठीक है, आपको हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। आपको बता दें जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा दांत निकलना क्या होता है, शुरू होता है, उसको हम दूधे का दांत कहते हैं। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। फिर क्या होता है, जो हम छोटे होते 1-2 ईयर साल का होते हैं तो हमारा दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है। 2 साल के बाद, 2 साल में हमारे दांत निकल 1 साल में हमारे दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो लगभग 8 से या 7 साल या 9 साल के होते होते हुए दांत क्या गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकल जाते हैं। आपको बता दें जो दांत गिर जाते हैं उनके स्थान पर दूसरे दांत निकल जाते हैं, जिन्हें हम अस्थायी दांत परमानेंट दांत कहते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत कहते हैं। और जो दांत गिर जाते हैं वो उन्हीं उसी स्थान पर दूसरा दांत निकल, जिन्हें हम अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः आपको बता दें स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहता है। आपको बता दें जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, जिसे कोई रोग ना हो, कोई नशा पुकार चाहे कुछ ना खाता हो, वो बच्चा वो मनुष्य के दांत पूरे जीवन भर क्या बने रहते हैं तथा वृद्ध अवस्था में प्राय गिरने लगता है। आपको पता है जैसे ही वो वृद्ध अवस्था होता है वो दांत क्या गिरने लगते हैं। ठीक है, और जो नशा पुकार चाहे कुछ खाता होगा, बीड़ी सिगरेट पीते, उनके दांत और जल्दी सड़ जाते हैं और पीले पीले हो जाते हैं और ब्लैक ब्लैक भी दिखने लगते हैं। उनके दांत क्या होते हैं, वो क्या दांत को गिराने लगता है। वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होते। जिनका स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उनके दांत क्या मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और क्या होते हैं, चमकीले भी होते हैं और वृद्धावस्था तक क्या बने रहते हैं, गिरते नहीं है। ठीक है, एक हम क्रियाकलाप का करते देखते हैं। 2 प्रखंड लेना है बच्चों आपको बच्चों 2 प्रखंड लेना है। उन्हें ए प्रखंड तथा बी प्रखंड से चिन्हित कर लेना है। ठीक है, उसको इंडिकेट करने की ए प्रखंड या बी प्रखंड। ठीक है, ए प्रखंड में 1 चम्मच उबले चावल डालना है। आपको बता दें 1 चम्मच बच्चों प्रखंड ए में उबला चावल डालना है। आपको बता दें 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर मुंह में 3 से 5 मिनट तक चबाना है। आपको बता 1 चम्मच उबले चावल मुंह में लेकर 3 से 5 मिनट चबाई और उससे पता था इन्हें दूसरी प्रखंड बी में डाल देना। देखिए 1 चम्मच तो बस उबला हुआ चावल डालना ए प्रखंड पर, जो एक चम्मच उबला चावल और लेना, उसको मुंह में चबाना है 3 से 4 मिनट, 3 से 5 मिनट तक चबाई और फिर उसे निकाल कर दूसरे प्रखंड में डाल देना। दोनों प्रखंड में 3 से 5 ml जल डालना है। ठीक है, दोनों प्रखंड 3 से 5 ml जल डालना है। जल डाल दीजिए। अब दोनों प्रखंडियों में आयोडीन नमक डाल दीजिए। दोनों प्रखंड में 3 से 4 ml जल भी डालना है और दोनों प्रखंड में नमक भी डाल देना। ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए ये उबला हुआ चावल है, ये चबाया हुआ उबला हुआ चावल। ठीक है, इसमें भी जल डाल दिया गया है, इसमें भी जल डाल दिया, इसमें भी आयोडीन का विलयन डाल दिया गया। ठीक है, 1-2 ड्रॉप वो आयोडीन का विलयन डाल दीजिए, जैसे मंड पर लाल का प्रभाव फिगर में दिखा दिया। ठीक है,
आपको बता दें कि बिलियन की 2-3 बूंदें डाल दीजिए, बिलियन की 2-3 आयोडीन की डालना है। उनका परीक्षण कीजिए, आपको देखना है कि आप प्रखंड ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। आपको परीक्षण करना है और आपको देखना है कि प्रखंड ए तथा प्रखंड बी में क्या अंतर देखने को मिलता है। प्रखंड के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, ठीक है। परिणामों की चर्चा चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रस लाल रस लाल लाल रस चावल में मंड को शर्करा में बदल देती है। आपको देखना है कि अध्यापक से मित्रों और अध्यापक से चर्चा करना, ठीक है, अपने फ्रेंड से, कि जो लाल रस होता है, लाल रस चावल के मंड को स्टार शर्करा में क्या कहते हैं बदल देती है। आपको बता दें अब क्या कहते हैं, जीभ एक मांसपेशीय अंग होता है। जीभ कैसा होता है, जो हमारे जीभ में बच्चों वो क्या होता है, एक मांस जैसी मांसपेशीय अंग होता है। जो जीभ क्या होता है बच्चों, जीभ एक मांसपेशीय अंग होता है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। आपको बता दें, जो मुख होता है, जैसे ये जीभ दिखाया गया फिगर में, क्या होती है, मुख गुहिका से अंदर की तरफ क्या है, जुड़ी हुई है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। ये आगे की तरफ स्वतंत्र है, पीछे की तरफ क्या है, किसी आड़ से जुड़ी हुई है। क्या आपको जीभ कैसा होता है, एक मांसपेशी अंग जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई है और इसका जो अग्रभाग वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। और किसी भी दिशा में हम उसको मुड़ा सकते हैं, ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या मुड़ा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, जीभ का। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है। आपको बता दें बच्चों की क्या आपके जीभ को भी कि कार्य क्या है, उसका क्या काम है, उसके बारे में जानते हैं बच्चों। आप बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। आपको बता दें भोजन, आप बोलने के लिए क्या जीभ का उपयोग, इसके अतिरिक्त भोजन में लाल रस होता है उसको भी निकालने में मदद करता है, ठीक है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है, इनके फंक्शन, इनके क्या क्या कार्य क्या काम करता है। आपको बता दें बच्चों, हम बोलने के लिए क्या जीभ का उपयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त भोजन में लाल रस का भी क्या होता है। आपको बता दें कि जो जीभ पर स्वाद विभिन्न क्षेत्र होते हैं, ये स्वाद, इन पर जीभ बर्ड कलिकाएं पाई जाती हैं, जो जीभ को स्वाद के आधार पर भी क्या है बांटा गया है। जीभ का जो कार्य है स्वाद के आकार पर भी क्या है बांटा गया है इनको। आप हमको बता दें कि मिठाइयाँ और दंत छय क्या होता है। आपको बता दें, सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। आपको बता दें बच्चों, हमारे मुख में क्या है, जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं, परंतु उनमें से हमें कोई हानि नहीं होती, फिर भी हम खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुंह साफ न करें, आपको बता दें जब भी हम खाना खाते हैं उसके पश्चात यदि हम दांत या मुंह को साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करते वहाँ पर करके वृद्धि करने लगते हैं। अब जैसे ही मुंह को हम नहीं धोते, कुछ खाते हैं उसके बाद कुल्ला या नहीं करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे हानिकारक जीवाणु आकर वास करने लगते और वृद्धि करने लगते हैं। आपको बता दें, ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन को शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। आपको बता दें, जो जीवाणु होते हैं बच्चों, जो दांतों के बीच जो फंसे भोजन होते हैं ना, उनको शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते, अम्ल का निर्माण कर देते हैं। आपको बता दें कि यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 4 में आपने देखा थी। आपको बता दें कि अम्ल क्षार क्या होता है, ठीक है। अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि हम दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इनसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चर्म अवस्था टूट कर गिर जाते हैं और चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाई एवं अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। आपको बताते हैं कि चीनी, मिठाई तथा अन्य पदार्थ दंत क्षय रूप के लिए बहुत ही उत्तरदायी होते हैं। जैसे आप रात को कोई भोजन करते हैं, चाहे खाना खाते हैं, चाहे चॉकलेट, मीठे पेय पदार्थ, चीनी युक्त मिठाई या अन्य पदार्थ क्षय के मुख्य उत्तरदायी होते हैं। आपको बताते हैं कि जैसे ही आप भोजन करते हैं उसको कुछ खाकर छोड़ देते हैं मुंह में, तो जो
कुल्ला नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे दांतों में जाकर भोजन फंस जाता है। वो जो वहाँ पर अनेक हानिकारक जो जीवाणु होकर फंस जाते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे वृद्धि करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। वो जीवाणु, वो जो शर्करा होते हैं हमारे भोजन में जो फंसे भोजन होते हैं, उनमें शर्करा भी होता है और उसको तोड़कर वो अम्ल में क्या होता है, अम्लित कर देते हैं, अम्लित कर देते हैं। और जो अम्ल है, अम्ल का क्या काम होता है, वो अम्ल धीरे धीरे दांतों या क्षति पहुंचाते हैं और जिससे दंत हमारे दांत है वो सड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और उसका अगर ठीक समय से इसका उपचार ना हो तो ये दांत हमें समय से इसका उपचार ना हो तो वो दांत हमें दांत दर्द करने लगता है, दांत में बहुत दर्द होने लगता है, वो क्या धीरे धीरे गिरने लगते हैं। इससे बच्चों आपको भोजन करने के बाद आपको अच्छे से दांत को साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। आपको बता दें, अतः आप प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। आपको बता दें बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए, ठीक है। तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। कुछ भी आप दिन में कुछ भी खाइए, उसको खाने के बाद बच्चों तुरंत कुल्ला करना चाहिए। आपको बता दें कि मनुष्य के मुख के अंदर गंदी अंगुली गंदी अंगुली बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। आपको बता दें बच्चों कि मनुष्य के चाहे कोई भी हो, मनुष्य के मुख के अंदर बच्चों अंदर गंदी अंगुली चाहे कोई भी सामान उसको मुंह के अंदर नहीं, बिना धुली हुई वस्तु को डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।